तो साथियों, इससे पहले मैंने आपको बाल विकास के प्रश्नोत्तरी का भाग 1 करवाया था, जिसमें मैंने 15 प्रश्न आपको हल करवाए थे, पूरी व्याख्या उन 15 प्रश्नों की करी थी। अब मैं इसका भाग 2 लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं। साथियों, कुछ प्रश्न आपके पढ़े हुए हो सकते हैं, कुछ आपके बिना पढ़े हुए हो सकते हैं, लेकिन पूरी व्याख्या मैंने हर प्रश्न को करने की पूरी कोशिश करी है कि मैं पूरी व्याख्यात्मक तौर पर उसको समझाऊं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो साथियों, मनोविज्ञान को हर विचारक ने, हर विद्वान ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं। इनमें से अब हमसे पूछा गया है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो साथियों, इसका उत्तर है पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी जो एक विचारक थे, विद्वान थे, उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है और ये इटली के रहने वाले थे और 17वीं सदी में इस सिद्धांत का इन्होंने विकास किया था। आशा करता हूं समझ में आया होगा। साथियों, दूसरा सवाल है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है? बहुत आसान सवाल है, लगभग ये सवाल हर किसी को आता होगा, लेकिन इस सवाल को भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे साथी पहली बार तैयारी कर रहे हैं रीट की या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की या सीटेट की, शायद उनके लिए ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना कि हमारे लिए। इसलिए मैंने शुरू से लिया है। तो देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर हुई है, जो शब्द हैं साइके एंड लोगोस, जिसका अर्थ क्रमशः, यानी साइके का मतलब है आत्मा और लोगोस का मतलब है अध्ययन। अब आप कहेंगे कि सर, इसको तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग कहा है, तो इस अध्ययन का क्या मतलब है, इन शब्दों का क्या मतलब? तो साथियों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जिस समय पे मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ था, उस समय पे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या फिर मन का विज्ञान कहा जाता था। इसीलिए इन शब्दों को आत्मा और अध्ययन के तौर पर लिया गया है और उन्हीं शब्दों से इनको मिलकर बनाया गया है। साथियों, तीसरा सवाल देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर जो अपनी परीक्षा होती है, चाहे वो रीट की परीक्षा है या सीटेट की परीक्षा है, उसमें किताबों से संबंधित जो सवाल होते हैं वो 1 या 2 सवाल जरूर आते हैं, लेकिन हम उनको नहीं कर पाते हैं। बुक्स के लिए मैंने पूरा अलग से वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आपको मैं अच्छी और महत्वपूर्ण बुक्स के राइटर्स कौन है, कब वो लिखी गई, क्या उसमें है, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन हमारा है, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों देखिए, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक लिखी मैकडूगल ने। और इस पुस्तक के बारे में विशेष बात यह है कि इन्होंने इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना को एक बहुत बुरा शब्द कहते हुए इसकी आलोचना करी है। यहाँ पर विशेष बात यह है साथियों, प्रश्न हमारे सामने ऐसा भी बन सकता है कि किस विद्वान ने चेतना को एक बहुत बुरा शब्द कहते हुए आलोचना करिए, तो उसका उत्तर भी मैकडूगल है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के कौन से पृष्ठ पर चेतना को एक बहुत बुरा शब्द कहा है? तो एक प्रश्न है, उसमें से 3 प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। साथियों, चलिए चौथे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, लिबिडो का तात्पर्य क्या है? यानी लिबिडो का मतलब क्या होता है? तो देखिए, काम शक्ति, स्वयं, मूल प्रवृत्ति या शैशव अवस्था। तो देखिए साथियों, लिबिडो का जो मतलब होता है वो है काम शक्ति, यानी कि वो सभी कार्य जिनसे व्यक्ति को शारीरिक सुख मिलता हो, उन सबको लिबिडो कहा गया है। साथियों, 5वां सवाल देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक नहीं है? देखिए, प्रश्न को दोबारा सुनिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा जैविक या वंशानुक्रम संबंधित कारक नहीं है? यहाँ पे वंशानुक्रम का मतलब यह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नहीं चला आ रहा है, और जैविक भी सेम वही बात है। तो देखिए, बुद्धि, गल ग्रंथि, मानसिक आधार या स्नायु मंडल, यानी कि स्नायु मंडल का मतलब होता है साथियों नर्वस सिस्टम। तो इसका उत्तर है मानसिक आघात, क्योंकि जो मानसिक आघात है, यानी कि जिसको हम स्ट्रोक बोल सकते हैं, वो एक मनोसामाजिक कारण है। बाकी जो बुद्धि है या गल ग्रंथि यानी थायराइड है और जो नर्वस सिस्टम है, वो सारे वंशानुक्रम के आधार पर हैं। जबकि जो मानसिक आघात हमको लगता है वो मनोसामाजिक कारण है, क्योंकि उसका जो एक कह सकते हैं कि कारण होता है मानसिक आघात का, वो एक बाहरी होता है, ना कि अपने अंदर आंतरिक चीज से, और ना ही ये वंशानुक्रम में आता है। साथियों, 7वें सवाल की अगर हम बात करें तो ये भी एक थोड़ा आसान सही सवाल है, लेकिन जो साथी पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए इस प्रश्न को मेरे लिए रखना बहुत जरूरी था। तो किस अवस्था को तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? तो अधिकतर साथियों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए, किशोर अवस्था, यानी जिसको हम टीन एज बोलते हैं, टीन एज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे 13 से हमारा टीन चालू होता है और 19 तक रहता है, लेकिन
किशोर अवस्था को 13 वर्ष से और 18 वर्ष तक हम मानते हैं। तो जो किशोर अवस्था होती है वो तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। क्यों होती है साथियों? क्योंकि उस एज में जो बच्चा होता है वो अपना थोड़ा अपने बारे में समझने लगता है, उसके अंदर विभिन्न शारीरिक परिवर्तन आते हैं। अब क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं, क्या मानसिक परिवर्तन आते हैं साथियों, ये मैं आपको जिस समय पे साइकोलॉजी का जो पढ़ाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ उसमें इस सारी चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए हम ये लेके चलते हैं कि जो किशोर होते हैं यानी जो टीनेजर्स होते हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हलचल रहती है, हर चीज़ को समझना चाहते हैं और किसी की बात नहीं मानते हैं, और इसी अवस्था को तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। और इसी अवस्था को द्रुत और तीव्र गति का विकास काल या अटपटी समस्याओं का काल भी हम कह सकते हैं। साथियों, छठा सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास आंतरिक होता है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित यानी छोटे अर्थ में होता है, या विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। प्रश्न को देख के इसकी भाषा की क्लिष्टता पे मत जाइए साथियों, भाषा बहुत इसकी जो है आसान ही है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए, विकार जो डेवलपमेंट होता है वो आंतरिक होता है यानी वो अंदर से होता है। अभिवृद्धि जो ग्रोथ होती है उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, या जो ग्रोथ है उसका प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, या फिर विकास जो हमारा डेवलपमेंट है वो कुछ समय बाद रुक जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों चीज सही है। अभिवृद्धि को देखिए संकुचित अर्थ में इसलिए लेते हैं क्योंकि अभिवृद्धि सिर्फ हमारी शारीरिक जो वृद्धि हो रही है उससे संबंधित होती है, मानसिक से संबंधित नहीं होती है। उसके अलावा जो विकास है वो आंतरिक होता है, अंदर से ही होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अभिवृद्धि और विकास के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज है, अभिवृद्धि यानी कि जो ग्रोथ होती है वो कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसलिए यहां पर यह चीज गलत है कि विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, क्योंकि विकास पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। साथियों जल्दी जल्दी 8वें सवाल की ओर हम चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? रूसो, स्टैनली हॉल, जीन पियाजे या फ्रायड? तो साथियों इसका उत्तर है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या ये सिद्धांत है, क्या इसमें उसने मान्यताएं रखी, ये सारी चीजें भी मैं आपको जिस समय पे साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, इन विकास को पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य आपको प्रश्न हल करवाना है। नवा प्रश्न देखिए साथियों, व्यक्ति को संरचना की दृष्टि से 3 स्थितियों इदम, अहम और परम अहम में किसने बांटा है? यानी कि इड, ईगो और सुपर ईगो में किसने बांटा है? तो इसका उत्तर है साथियों फ्रायड। फ्रायड के अनुसार जो इद है वो इच्छाओं की जननी होती है, अहम जो है वो उसको वास्तविक सिद्धांत भी कहा जाता है और ये हमारे व्यवहार पर नियंत्रण करता है, और इसके बाद में जो आता है परम अहम यानी कि सुपर ईगो जिसको हम बोलते हैं, ये आदर्शवाद या फिर नैतिकता के सिद्धांत को कहा जाता है। इन तीनों सिद्धांतों को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बार बार कहने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों 10वां सवाल देखिए, इनमें से किसे इच्छाओं की जननी या आनंद का सिद्धांत कहा जाता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया ये इदम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इदम इच्छाओं की जननी होता है। साथियों 11वां सवाल देखिए, फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती है? साथियों फ्रायड ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसको मूल प्रवृत्तियों के आधार पर बांटा था। तो फ्रायड के आधार पर मूल प्रवृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है जीवन मूल प्रवृत्ति और एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। साथियों 12वां सवाल देखिए, 1 वर्ष की आयु तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? अक्सर जो महिलाएं मेरी बहनें हैं, माता बहनें हैं, उनको ये सवाल पता होगा, इसका उत्तर पता होगा, अंदाजे से वो बताते हैं। और गांव में कोई बड़ी बुजुर्ग होगी तो वो भी आपके या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग महिला है वो भी बता सकती है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी के आधार पर जो इन्होंने बताया है कि 1 वर्ष की आयु में बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं, तो इसका सही उत्तर है लगभग 8 दांत निकल आते हैं। 4 वर्ष की आयु तक 20 दांत उसके निकल जाते हैं बच्चे के, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और 12 से और 13 वर्ष के बीच में जो उनकी आयु होती है तब तक 27 या 28 दांत उनके निकल जाते हैं। साथियों एक चीज़ लड़कियों के लिए खुश होने की बात है जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों से पहले यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों के दांत जल्दी निकल जाते हैं। साथियों 13वां सवाल, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, उसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सैमसन, हून, हल, गैसल? तो साथियों इसका मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर है गैसल। गैसल ने शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1919 में किया था। क्या परिपक्वता होती है, कितनी उसकी एज होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं, सारे भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों 14वां सवाल देखिए, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर कुछ ना कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? हम सब ने देखा होगा, हर कोई बोलता है कि ये
पापा पे गया है या मम्मी पे गया है या मम्मी पे गई है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम बिल्कुल उनकी तरह ना होकर कुछ ना कुछ भिन्नता हमारे अंदर होती है। तो इस नियम को क्या कहते हैं? पूरी साइकोलॉजी साथियों व्यवहार पे डिपेंड है, यानी कि हमारे साथ जो होता है, जो प्रैक्टिकली हो रहा है, उस पे पूरी साइकोलॉजी डिपेंड है। तो देखिए कौन सा नियम है? भिन्नता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका उत्तर है भिन्नता का नियम। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ भिन्न अवश्य होते हैं, भिन्नता अवश्य होती है। चलिए 15वां और सब लास्ट सवाल आज का, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई? साथियों इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया, इसको मुझे ये लिखना था, प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है प्रथम बाल गृह की स्थापना साथियों न्यूयॉर्क में हुई थी, जो कि 1887 में हुई थी। तो साथियों आशा करता हूं कि जो प्रश्न मैंने आपको बताए आपके लिए बहुत लाभदायक रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप अपने साथियों को भी शेयर करें, और यदि आपका मन करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत थोड़े समय के बाद में आपसे कुछ नए प्रश्नों और कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।